राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और आज मेरे साथ बड़े भाई संजय दीक्षित जी, जयपुर डायलॉग से। प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, मुख्य विषय पे आने से पहले जरा 2 मिनट चर्चा करेंगे। जो जयपुर डायलॉग्स का जो एनुअल समिट होने जा रहा है हमारा, जरा उस पर 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। अवश्य अवश्य। तो सर, सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने ये हमारा जो सनातनी हिंदू इकोसिस्टम ने, वो जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता था ना वामपंथियों का, उनकी मांद में घुस के और उनको एक इतना जबरदस्त जवाब। अच्छा, मैंने सुना कि वो भी इसी वेन्यू पे होता है। हाँ, अब इन्होंने भी इसी वेन्यू पे शिफ्ट कर लिया है। पहले दूसरी जगह करते थे वो। अच्छा। पहले डिग्गी पैलेस में करते थे, फिर वो शहर के बीच में आ गया। और चूंकि इनका ये है कि ये बहुत सारे स्कूल्स वगैरह को और सबको करके और वो फ्री एंट्री वगैरह दे के, तो वो पूरा जैम हो जाता था बिल्कुल। जो एसएमएस हॉस्पिटल है मेन, उसके पास में ये डिग्गी पैलेस शहर के बीच में है, बिल्कुल अंदर। जी। तो फिर पुलिस ने इनको क्लियरेंस देने से मना कर दिया, तो इनको भी यहीं शिफ्ट होना पड़ा अल्टीमेटली। जी। तो सर, क्या है डेट्स, जरा एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 7, 8, 9 नवंबर। और इस जी। बार की थीम है शत्रुबोध। जी। तो दर्शकों को जैसे मैं याद दिला दूं, बहुत सा को तो पता होगा कि पिछली बार इस शिखर सम्मेलन में मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य मिला था और इस बार भी सर ने मुझे इनवाइट किया है। तो सर, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं जी। कि 3 दिन का कार्यक्रम था। 3 मुख्य आपके फॉर्मेट्स हैं। एक तो जो मेन हॉल में होता है, उसके अलावा सर आपके जो 2 सेशन होते हैं ना, एक तो वो क्लोज्ड होता है, एक राउंड टेबल होता है। और एक ओपन माइक होता है और एक राउंड टेबल होता है। हाँ सर, वो जो ओपन माइक और राउंड टेबल है ना, हाँ। वो तो गजब का कॉन्सेप्ट है। और उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी बहुत शानदार रहता है। और ओपन माइक का तो खैर कहना ही क्या हो, क्योंकि उसमें एक तो स्पीकर्स कम होते हैं और एक स्पीकर को कम से कम आधा पौना घंटा मिलता है बोलने के लिए। हाँ। जी तो हाँ। वो एक बहुत ही, और जो विमर्श हुआ मैंने देखा उन 3 दिनों में, और उसके बाद जो श्रोताओं के साथ स्पीकर्स का एक विमर्श चलता है, सारा दिन चलता है, वो मैंने देखा है। भाई हमारे अभी हमारा एक सेशन है, उसके बाद सारा दिन हम लोगों से मिल रहे होते हैं। हाँ। सर, वो जो इंटरेक्शन है ना, वो बहुत कमाल का है और उसके बड़े कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। वो सभी लोग हमसे साल भर जुड़े रहते हैं, हमसे संपर्क में रहते हैं। और आपका ये जो प्रयास है, ये निश्चित रूप से सर, ये जो सनातनी हमारा हिंदू इकोसिस्टम है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत जबरदस्त एक प्रयास है। और आपको इसके लिए एक बार और मैं कांग्रेचुलेट करूंगा, साधुवाद। और बहुत हमारा बहुत ये धन्यवाद कार्यक्रम आपको। इस बार हमारा ये 10वां संस्करण है। जी। और 10वें संस्करण तक पहुंचते पहुंचते देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पहली बार जब हमने किया था तो बाहर से केवल 7 वक्ता बुलाए थे, 8वां मैं स्वयं था। जी। और अब स्थिति ये है कि अब हमें पूरा होटल लेना पड़ता है किराए पे। जी। तो मैं तो सर आपको फिर से एक बार याद दिलाऊंगा कि आपको इसका एक संस्करण अयोध्या जी या वाराणसी में जरूर कराना चाहिए। इस पे आप विचार जरूर कीजिए। जी, वाराणसी का है मेरे पास ऑफर, उसके ऊपर विचार कर रहा हूँ मैं। जी। लेकिन अब आपको भी पता है कि इसमें बड़ी सारी लॉजिस्टिक्स और सारी दुनिया भर की चीज़ें लगती हैं। तो आप आएंगे तो विचार विमर्श करेंगे आगे इसके ऊपर। तो सर, आज के जरा मूल विषय पे थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। ये जो जी मुनीर ने जो ये जो धमकी दी है, पहली कि भाई डैम को हम मिसाइल से उड़ा देंगे और हम आधी दुनिया को लेके डूब जाएंगे और हम तो डंप ट्रक हैं, ये जो उसकी बकवास है पहली। डूबेंगे तो केवल स्वयं ही, क्योंकि हाँ। हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई किस तरह से उड़ाएंगे, क्योंकि मिसाइल से तो डैम उड़े नहीं।
डैम को अगर उड़ाना है तो फिर तो आपको न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ करोगे, वो पानी सारा जो है वो कंटैमिनेट हो जाएगा। वो रेडियो एक्टिविटी से कंटैमिनेटेड पानी सब आपके यहाँ ही जाने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सुसाइड करना चाहते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, करो सुसाइड, वी विल वेलकम इट कि आप सुसाइड कर लो। और वैसे भी ये जो कर रहा है मुनीर, ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान का पुराना, तो इसकी पुरानी प्लेबुक है, ये हमेशा से यही करता रहा है, इस उम्मीद में कि साहब के दूसरे देश जो आएंगे वो उठ के खड़े होंगे और जो है वो कहेंगे कि नहीं 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 भाई, तुम सुसाइड मत करो, तुम सुसाइड मत करो, अरे तुम देखो देखो ये न्यूक्लियर मत चलाओ, अरे दुनिया जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। भारत ने ये पूरा, भारत ने विशेषकर मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा जो ब्लैकमेल था, ये जो ब्लफ था, इसको कर दिया खत्म। तो अब वो जो है वो बहुत तड़प रहा है, तो अब क्या करें उसको, अगर ऊंचा और ले जाना है तो फिर यूएस में जाके हल्ला करेगा, जिससे कि साहब की जो ट्रम्प बाबू का जो मूड है कि आप उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हो, तो उसकी उम्मीद ये है कि साहब कि वो फिर से भारत को प्रोवोक करे और भारत फिर से मारे, तो ट्रम्प जो है वो उसके साथ खड़ा हो जाए। उसको पता नहीं है, ट्रम्प जो है वो भी बुली जो है, वो दादागिरी जो करता है उसका नेचर क्या होता है, दादागिरी करने वाले का नेचर यही, वो दूर से ही धमकाता है, फिर जब वो लड़ाई की बारी आती है तो भाग जाता है। तो अब आज देखें कि आज उड़ी में फिर इन्होंने जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास किया है। अपना जो इनका बैट जो यूनिट होती है, बैट यूनिट का मतलब ये होता है कि उसमें इनके कमांडोज वगैरह सब शामिल होते हैं, और उसके द्वारा आज इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास किया है। तो अब इसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि वेदर दिस शुड बी कंस्ट्रूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और एयर डिफेंस खाली पड़ी है पूरी इनकी, भारत जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ मार ले। आज 20 और 21 तारीख को टेस्ट भी होने वाला है, जो अग्नि 5 मिसाइल जो 800 मीटर अंदर घुस के जो संहार करती है, उसका टेस्ट होने वाला है 20-21 को। 2530 किलोमीटर का नोटैम जारी हो चुका है। तो ये जो मुनीर है वो अपने बाप, लेकिन नया बाप बनाया ना यार, बराबर लगातार ये नया बाप बनाते रहते हैं, और अब ट्रम्प को इन्होंने नया बाप बनाया है, तो वो जब भी ये नया बाप बनाते हैं तो इनकी उत्कंठा एकदम से जागृत हो जाती है, और फिर कुछ न कुछ ये मिस एडवेंचर करते हैं, या हर बार किया है इन्होंने। 1965 में भी यही हुआ था, उस समय इन्होंने पाकिस्तान ने अमेरिका को नया नया बाप बनाया था, और उसने इनको बहुत सारे नए नए हथियार दिए थे, फाइटर प्लेन दिए थे, नए टैंक्स दिए थे। वो आपको ध्यान होगा ना, पैटर्न टैंक्स, दुनिया का सबसे एडवांस टैंक होता था उस मुझे समय, सेबर शायद जेट, साइबर जेट्स भी तभी दिए थे। सेबर जेट्स, F-86 सेबर जेट्स भी तभी दिए थे। तो वो तो इसमें था कि बस सबने तो, अच्छा भारत तो उस समय बिल्कुल कुछ भी नहीं था। 1962 में हमारे नेहरू चाचा के सौजन्य से बुरी तरह से पिटा हुआ था चीन से, लेकिन उसके बाद भी इनकी पिटाई हुई इतनी, और लाहौर तो, और जनरल चौधरी थे वो घबरा गए कि भाई ये क्या है कि इधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमको ट्रैप में ले जा रहे हाँ हैं। जी। वो ट्रैप के चक्कर में रुक गए चेक करने के लिए, नहीं तो लाहौर जो का जो एयरपोर्ट है उसके जस्ट बाहर तक तो सेना थी। 6 महीने तक लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के लिए भारत से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, ये स्थिति थी। जो 1965 में जो एसिमेट्री थी, एसिमेट्री का मतलब उस समय पाकिस्तान की जो पावर थी हथियारों की, और उनकी सेना की, क्योंकि सेना का नया नया उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया था, मॉडर्नाइजेशन किया था, तो उस समय अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना भारत से कहीं आगे थी, उसके बाद भी नहीं कर पाए, उसमें भी मार खाए। 71 का तो सबको पता ही है क्या हुआ, और आज की डेट में तो कहाँ भारतीय सेना और कहाँ पाकिस्तानी सेना। ये जो लोग देखते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, और वो एलिमेंट है इंटीग्रेशन।
क्योंकि भारत की सेना जो है वो पूरे इंटीग्रेटेड तरीके से लड़ी। अब हमारे पास केवल थल सेना, वायुसेना और नौसेना ही नहीं, हमारे पास एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अतिरिक्त सारी सेनाओं का इंटीग्रेशन हो रहा है, थिएटर कमांड्स बन रही हैं। मतलब थिएटर कमांड्स का मतलब जो आपका थिएटर कमांडर होगा उसके पास तीनों सेनाओं के एलिमेंट्स उसी की कमांड के अंदर होंगे। आज की डेट में तो वॉर रूम में बैठ के CDS के माध्यम से सारा इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन हुआ। पाकिस्तानी सेना तो अभी उसी पुराने मूड में है और पुराने मोड में है। तो पाकिस्तान की जो सेना है इस समय वो हर तरह से, चाहे वो हथियारों का मामला हो, 81% इनके हथियार चाइना के हैं। चाइना के हथियारों को हमने देख ही लिया किस तरह के होते हैं। वैसे भी जो पुरानी कहावत है चाइनीज़ माल वाली, वो पूरी की पूरी चाइनीज़ माल वाली कहावत जो है वो पूरी 100% आपने देखा कि सही साबित हुई कि चाइनीज़ माल तो चाइनीज़ ही होता है। तो इन चाइनीज़ हथियारों की मदद से भारत के जो स्वनिर्मित और ख़ास तौर से जो एडवांस्ड मिसाइल्स हैं भारत की, उनका इनके पास कोई तोड़ ही नहीं है। भारत ने इनकी पूरी एयर डिफेंस तहस-नहस कर दी। आज की डेट में ये नंगे खड़े हैं। इनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है आज की डेट में। भारत जब चाहे, जैसे चाहे तैसे उनको मार सकता है। जी। और बस मैं तो लेके ये खड़े हुए हैं कि साहब कि अगर हमको मारा तो हम आधी दुनिया को लेके और हम सुसाइड कर लेंगे। अरे तुम सुसाइड कर लोगे, आधी दुनिया तुम कहाँ से लेके जाओगे भाई? तुम्हारे पास जो सारी मिसाइल्स हैं या जो लॉन्चर्स हैं वो पुरानी स्टाइल के लिक्विड फ्यूल वाले लॉन्चर हैं, धीरे-धीरे चलने वाले, 1 मिनट में डिटेक्ट हो जाते हैं। उनको सबको तो जैसे ही तुम बूस्ट फेज़ में ही भारत उड़ा देगा। जैसे कि अभी सिरसा के ऊपर उड़ाई थी इनकी शाहीन मिसाइल। जी। तो ये जो मुनीर जो कह रहा है और कर रहा है, वो टेम्पलेट तो वही है जो 1965 और 1971 में थी। हम मार देंगे नहीं तो मर जाएँगे, हम जाँबाज़ और जंगजू कौम हैं, हम जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन शहादत के लिए पैदा होते हैं, वगैरह-वगैरह। आप जानते हैं जो ये कहते हैं सब, कि हमें ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी है, ये काफ़िर हमारा क्या मुकाबला करेंगे। बातें तो ऐसी करते हैं और जब लड़ाई होती है तो भाग के छुप जाते हैं। जी। सर, मैं आज आपने जो आज का आपका एक वीडियो वो मैं सुन रहा था। हमने अभी ये ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि तुमने ले दे के एक मिसाइल छोड़ी थी, वो हमने सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट कर ली थी। बाकी तुम्हारे स्वार्म ड्रोन्स को तो हमने ऐसे मार दिया था जो चिटपुटिया बम होता है तुम्हारा। एयर डिफेंस नाम की चीज तुम्हारे पास है नहीं। रडार तुम्हारे सारे हमने पहले दिन ही फोड़ दिए थे। तुम्हारे जी हाँ। जहाज हैंगर में खड़े खड़े सिर्फ हमें देख सकते थे हमारी मिसाइल्स को आते हुए। हमारा एयर डिफेंस और हमारा मिसाइल, पहले पहली रात के बाद तो इनके जहाज उड़े ही नहीं ना, बैठे हाँ रहे, डर के मारे हाँ। उड़े ही नहीं पहली रात के बाद। तो ये किसको बेवकूफ बना रहा है ये? अच्छा, मुझे और एक मेरा एक सवाल है, ये बयान इसने टाम्पा फ्लोरिडा में बैठ के क्यों दिया? इसके इसमें CIA और ट्रंप की, क्या ये ट्रंप की भाषा बोल रहा था या ये CIA की भाषा बोल रहा था? ये बोल किसके, उसको वो स्क्रिप्ट लिख के किसने दी? नहीं, वो निश्चित रूप से इनकी जो सेंट्रल कमांड है, उस सेंट्रल कमांड के डिस्कशन में ये इनकी पुरानी वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये इनकी पुरानी स्क्रिप्ट है। और ये करके ये दोबारा भारत को प्रोवोक करके ये चाहता है कि भाई ट्रंप इसके बीच में कूदे। अब ट्रंप यूक्रेन के लिए भाग गया, यूक्रेन को लेके ही वो, और ये बेवकूफ़ ये समझ रहा है कि साहब कि ट्रंप इसमें कूद पाएगा, कूद पड़ेगा और ये जो लड़ाई है वो हम इंडिया वर्सेस अमेरिका करा देंगे। अब अगर किसी को इतनी गलतफ़हमी हो तो उसका क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि भारत को कर ही लेना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो पॉज़ है वो हटा के एक बार मुल्ला मुनीर का जो मरियम बंकर है उसको उड़ा देना चाहिए। नहीं, but why did Trump allow this rhetoric from his own soil? ट्रंप को तो कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता ना, वो तो ऐसा अजीब किस्म का बंदा है कि आप उसको लॉजिक से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते।
वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, एक तो ये निश्चित हो गया कि साहब कि वो लालची और भ्रष्टाचारी है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो सारा काम जो कर रहा है वो अपनी फैमिली के जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन एडवांस करने के लिए कर रहा है। उनको क्रिप्टो करेंसी में लगा रहा है, उनको अलग-अलग जगह रियल एस्टेट के ठेके दिलवा रहा है। यूक्रेन का इसलिए कर रहा है कि साहब कि यूक्रेन का ठेका उसको मिल सके। वो इस उसको मिल सके मतलब उसके कबाल को मिल सके। वो अपने आप को जो अमेरिकन डीप स्टेट है, पुरानी जो डीप स्टेट है उसके पैरेलल खड़ा करना चाहता है कि साहब कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं भी रहे, तब भी वो एक अलग से फ़ोर्स बना रहे हो। उसके लिए वो जो क्रिप्टो है, उसको यूज़ करना चाह रहा है। तो उसकी तो अमेरिका को आगे बढ़ाने या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की आड़ में सारा का सारा स्वयं को आगे बढ़ाने का उसका खेल है, जिसको अंग्रेज़ी में सेल्फ एग्रेंडाइज़मेंट कहते हैं। तो वो तो एक अजीब ही किस्म का बंदा निकला। जब उसको पूरी पावर मिली तब उसके खेल जो है असल में सामने आ रहे हैं। पहले ट्रंप में उसके पास इतनी पावर नहीं थी, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी भी स्ट्रॉन्ग थी। रिपब्लिकन पार्टी खुद में भी स्ट्रॉन्ग थी, तो वो रिपब्लिकन पार्टी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता था पहले टर्म में, और फिर उसके बाद जब उसके पागलपन थोड़ा-थोड़ा निकलने लगा तो फिर वो मिड टर्म इलेक्शन हार गया। यहाँ भी वो मिड टर्म इलेक्शन हारेगा, तो ये 1 साल का एक पीरियड है, 1 डेढ़ साल का। 1 डेढ़ साल का पीरियड जो है वो भारत को अभी थोड़ा टफ पड़ेगा इसके साथ में। लेकिन अगर भारत खड़ा रहा और इसको पूरी तरह से प्रतिरोध देता रहा, तो ये बैकआउट कर जाएगा। ये इसमें ज़्यादा दम नहीं है। वैसे भी अमेरिकन इकोनॉमी की हालत ये इसने ख़राब कर दी है और लगातार ख़राब होती जा रही है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि ट्रंप की बेवकूफियों के कारण ट्रंप जो है चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, मेक्सिको और ब्रिक्स की कंट्रीज को, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने का मौका खुद ट्रंप दे रहा है? देखिए, अमेरिकन कमेंटेरियट को आज आप सुनेंगे तो अमेरिकन कमेंटेरियट क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि भाई ये जो ब्रिक्स था उसमें अकेला भारत ही ऐसा था जो कि डी-डॉलराइज़ेशन के विरोध में था। वो हाँ। वो ब्रिक्स करेंसी बनाए जाने के विरोध में था। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने भारत के साथ में व्यवहार किया है, तो अब भारत डॉलर का फ़ेवर करता हुआ नहीं दिखेगा। जी। तो तो सर, लोग लोग यही कह रहे हैं कि साहब कि ट्रंप ट्रंप ने जो है वो अमेरिका के ही इंटरेस्ट पे कुल्हाड़ी मारी है, और ब्रिक्स का जो एक कंसोलिडेशन है, उसको एक्सेलरेट कर दिया है। इस समय 32 देश ऐसे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं ब्रिक्स में आने के लिए। उन 32 में से 23 ने तो जो पूरी फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो भी कंप्लीट कर ली है। पहले देखिए सऊदी अरब जो था, वो सऊदी अरब ब्रिक्स में उसको ग्रांट कर दिया गया था, जो 6 कंट्रीज़ जो नई अलाउ की गई थी, उसमें सऊदी अरेबिया में था। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जॉइन नहीं किया था। बाकी जो 5 थीं, यानी कि इंडोनेशिया, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान और एक और कोई कौन-सी थी? अ, साथ में सऊदी अरेबिया भी, यूएई यूएई यूएई, ईरान, इंडोनेशिया, इथियोपिया और इजिप्ट। इन 5 ने जॉइन कर लिया था। छठा सऊदी अरेबिया जो था उसने जॉइन नहीं किया था, उसने भी जुलाई में जॉइन कर लिया। तो ये था कि भई सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है कि ब्रिक्स को जॉइन मत करो। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी जुलाई में जॉइन कर लिया। जी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि साहब कि ये ट्रंप का इम्पैक्ट है या ट्रंप का रिएक्शन है। क्योंकि अब लोगों को लॉन्ग टर्म में दिख रहा है कि भई अमेरिका इस तरह से तो सर्वाइव नहीं कर सकता। दादागिरी करके और ये कह के कि साहब कि पूरी दुनिया जो है वो मेरे को नज़राना दे, नज़राना ही तो माँग रहा है। ईयू हमारे यहाँ 500-600 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगी
जापान हमारे यहाँ $200 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और ये हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा और वो इन्वेस्टमेंट जो है मैं जैसे चाहूँगा वैसे उस इंडस्ट्री में जाएगा। तो ये क्या है, ये कोई मुगलों का दरबार है क्या? जो आएगा वो नजराना लेके आएगा। ये तो इसने नजराना प्रथा शुरू कर दी। जी। और नजराना भी नहीं है, ये तो जबराना है। भ्रष्टाचार 3 तरीके का बताया जाता है साहब, जबराना, नजराना और शुक्राना। तो शुक्राना तो वॉलंटरी होता है और नजराना जो है वो क्विड प्रो होता है, क्विड प्रो को। और ये जो कर रहा है ये जबराना है। ये जैसे पुलिस और इनकम टैक्स वसूली करते हैं ना, शोषण, वो वाला काम कर रहा है। जी। तो ये तो कैसे आज की दुनिया में चलेगा? नहीं तो सर, आपने जो कहा ना कि अगर मोदी जी टिके रहे, सर मोदी जी मुझे तो नहीं लगता कि किसी इंटरनेशनल प्रेशर में देश हितों से समझौता करके झुकने वाले तो नहीं है। मोदी जी तो अड़े रहेंगे, अंत में झुकना तो ट्रंप को ही है, ये तो तय मान लीजिए आप। और ट्रंप तो वैसे भी यू टर्न लेने के लिए और अपनी बातों से मुकर जाने के लिए और तुरंत सुबह कुछ कहा शाम को कुछ कहा, ये इसके लिए मशहूर है। उसकी बातों को तो मुझे लगता है सर खुद अमेरिकन ने, खुद उसकी कैबिनेट ने भी सीरियसली लेना बंद कर दिया। कैबिनेट की तो खैर मजबूरी है, क्योंकि कैबिनेट में अगर किसी ने कुछ भी बोला तो तुरंत निकाल देगा। देखा नहीं आपने कि वो एक लेबर कमिश्नर था, उसने सही आंकड़े पब्लिश कर दिए तो उसी को निकाल दिया। तो सबको पता है कि पिछली बार भी जब आपके फर्स्ट टर्म में भी अपनी कैबिनेट को तो वो हर तीसरे महीने रीशफल कर देता था। कभी अपने एनएसए को निकाल दिया, कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चेंज कर दिया, कभी इसको कर दिया, कभी उसको कर दिया। जिसने भी थोड़ा सा भी उसके सामने कुछ सही बात बताने की कोशिश की, बस उसको बदल दिया। तो आपका जो है ये तो हिटलर टाइप का मामला चल रहा है इसका, डिक्टेटर ट्रंप। तो सर अंतिम अंतिम मेरा एक सवाल, 1 मिनट पे, आप ऑपरेशन सिंदूर का पॉज हटता हुआ देख रहे हैं निकट हाँ, मैं भविष्य में? देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आज का जो इसने एक्शन किया है वो दिख रहा है कि भाई उसको अचानक से ये लगा है कि साहब कि जब अमेरिका मेरे साथ खड़ा है तो मैं फिर से जो मेरी पिटाई हुई है उसका मैं बदला लूं। ये तो चलिए साहब, देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है और भारतीय सेनाएं क्या अगला जौहर कैसे अपना दिखाती है, अपना पराक्रम, अपना शौर्य। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री